नमस्कार। मैं लालचंद, हिंदी अध्यापक, सरकारी सीनियर सेकेंडरी स्कूल मामूजिया, ज़िला फाजिल्का। हिंदी विषय के ऑनलाइन शिक्षण में एक बार फिर से आप सभी विद्यार्थियों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं कि वे अपना कीमती समय निकालकर मेरे लेक्चर सुनने जा रहे हैं। आज का जो विषय है वह है नवम कक्षा का व्याकरण भाग का प्रथम अध्याय, भाषा और लिपि। तो सर्वप्रथम बात करते हैं भाषा के बारे में। भाषा क्या है? जो मानव है, मनुष्य है, उसमें ये स्वाभाविक गुण है कि उसके मन में हर क्षण, हर पल कोई न कोई विचार आता रहता है। हजारों की गिनती में मानव मन में एक दिन में विचार आते हैं। अब जो चीज़ मन में आई है उसको अपनी प्रवृत्ति के अनुसार इंसान जो है दूसरे के सामने प्रकट करना चाहता है। वह ये चाहता है कि जो उसके मन में विचार आए वह दूसरों को पता चले, तभी उसके विचार जो हैं परिपक्व होंगे, जब वह अपने विचारों को दूसरे तक पहुंचा देता है। अब विचार दूसरे तक पहुंचाने के लिए, विचारों को प्रकट करने के लिए कई तरीके जो है उसको प्रयोग में लाने पड़ते हैं। अब बात करते हैं ट्रैफिक लाइट के द्वारा दाएं बाएं रुकने या फिर चलने का संकेत मिलता है। ये रही ट्रैफिक लाइट, लाल, पीला और हरा, 3 रंग होते हैं, सभी को पता है इनके बारे में। यातायात नियमों को पालन करने के लिए इन लाइटों का प्रयोग किया जाता है। संकेत मिलता है कब रुकना है, कब चलना है। बस का कंडक्टर जो है बस को रोकने के लिए या चलाने के लिए सीटी का अलग अलग ध्वनि का प्रयोग करता है। अब सीटी रुकने के लिए अलग तरह से बजाएगा, बस को चलाने के लिए अलग तरह से। बार बार वह बोलकर तो ड्राइवर को कह नहीं सकता, चालक तक सूचना पहुंचा नहीं सकता, यहाँ पर रुकना है, यहाँ पर चलना है, इसलिए सीटी का प्रयोग करता है। अब रेलवे प्लेटफार्म की बात करते हैं। हरी झंडी दिखाकर और सीटी बजाकर रेलगाड़ी के चलने का संकेत दिया जाता है। गार्ड जो है प्लेटफार्म पर हरी झंडी दिखाते हैं, सीटी बजाते हैं, उससे रेलगाड़ी के चलने का संकेत मिलता है। बच्चा जो है, छोटा बच्चा, उसको भूख लगी, वो भूख के बारे में बोलकर कह नहीं सकता, क्योंकि अभी उसकी शब्दावली जो इतनी विकसित हुई नहीं है। क्या संकेत देता है? रोना शुरू कर देता है। बच्चा रो रहा है, इसका अर्थ ये लिया जाता है कि बच्चे को भूख लगी है। गूंगा जो है उसकी ध्वनियाँ, उसके मुंह से जो आवाज़ निकलती है वह स्पष्ट नहीं होती, उसको समझना बड़ा मुश्किल है, संभव ही नहीं है। इसलिए वह कुछ संकेतों का प्रयोग करता है, कुछ इशारों का प्रयोग करता है। अब ये सभी भाषा के संकेत हैं, पर भाषा नहीं, इन्हें भाषा नहीं कहा जा सकता। संकेत ज़रूर है। ट्रैफिक लाइट रुकने चलने का संकेत देती है। बस कंडक्टर की सीटी जो है बस के चलने रुकने का संदेश देती है, संकेत करती है। गार्ड की हरी झंडी जो है रेलगाड़ी के चलने का संकेत करती है। बच्चे का रोना उसकी भूख का संकेत करता है। ये सभी भाषा संकेत हैं, पर भाषा नहीं है। भाषा शब्द का प्रयोग जो है मानव कंठ से निकलने वाली, जो मनुष्य के कंठ से निकलने वाली व्यक्त, जिसको आगे व्यक्त किया जा सके, प्रकट किया जा सके, सार्थक ध्वनियों के लिए किया जाता है। जो मनुष्य के मुंह से ध्वनियाँ निकली है वह सार्थक होनी चाहिए, उनका कोई ना कोई अर्थ होना चाहिए, उसी ध्वनि को भाषा कहते हैं। यदि
मानव जो है अपने कंठ से, मनुष्य जो अपने कंठ से खूं खूं, टिक टिक, ये कई तरह की ध्वनियाँ निकालता है। इन ध्वनियों का कोई अर्थ नहीं होता, यदि है तो बहुत ही सीमित है। ये भाषा नहीं है, इसको भाषा नहीं कह सकते। किंतु जब मानव कंठ से निकली ध्वनियाँ अर्थपूर्ण शब्दों का निर्माण करती हैं, मनुष्य के मुख से कोई ध्वनि निकली, आवाज़ निकली है, उसका कोई ना कोई अर्थ है। उस ध्वनि से एक अर्थपूर्ण शब्द बनेगा और उन शब्दों को जोड़कर एक वाक्य बनेगा, फिर वह भाषा है। उसको भाषा के अंतर्गत लिया जाता है। मनुष्य के कंठ से निकलने वाली अर्थपूर्ण ध्वनियाँ, ध्वनियों से शब्द बनता है, शब्द से आगे वाक्य बनता है, इसको भाषा कहते हैं। परिभाषा की बात करें, जिस साधन के द्वारा मनुष्य जो है अपने मन के भावों को, अपने मन के विचारों को बोलकर या लिखकर प्रकट करता है, उसे भाषा कहते हैं। मनुष्य के मन में भाव आए, विचार आए, अब उन भावों को वह दूसरे के सामने प्रकट करना चाहता है। प्रकट करने के दो साधन यहाँ पर बताए गए हैं, या तो बोलकर बताएगा या लिखकर बताएगा। अब उसको भाषा कहते हैं। अब दो तरीके आगे हैं भावों को प्रकट करने के, एक बोलना, दूसरा लिखना। इन्हीं के आधार पर भाषा के दो रूप हैं, मौखिक भाषा, लिखित भाषा। पहले मौखिक भाषा की बात करते हैं। मौखिक, मुख से शब्द बना है, ठीक है। मौखिक जो है मुख से बना है, मुख का अर्थ होता है मुँह। जब मनुष्य मुंह से बोलकर अपने विचारों को दूसरों पर प्रकट करता है, उसे मौखिक भाषा कहते हैं। जब बोलकर विचार प्रकट किए जाते हैं, ठीक है, वह भाषा का मौखिक रूप है। अब मौखिक भाषा की जो सबसे छोटी इकाई है, आधारभूत इकाई है, आधार जिस पर वह टिकी हुई है ध्वनि, वह क्या है? ध्वनि है। मौखिक भाषा की आधारभूत इकाई ध्वनि है। प्रश्न आता ही कि मौखिक भाषा की आधारभूत इकाई कौन सी है, तो प्रश्न का जवाब हमारे पास क्या होगा? ध्वनि। हर भाषा जो है उसकी अपनी ध्वनियाँ होती हैं। उन ध्वनियों के संयोग से उनको जोड़कर शब्द बनते हैं। शब्दों के सार्थक रूप जो है वह वाक्यों में प्रयोग किए जाते हैं। कुछ शब्द, सार्थक शब्द जो है जोड़कर वाक्य का निर्माण करते हैं। ये है हमारी मौखिक भाषा, जब मनुष्य अपने मुंह से बोलकर अपने विचारों को दूसरे के सामने प्रकट करता है। दूसरा, लिखित भाषा, जब मानव अपने विचारों को लिखकर, लिखित नाम से स्पष्ट हो रहा है कि जब लिखकर दूसरों पर प्रकट करता है, दूसरे के सामने अपने विचार लेकर आता है, ठीक है। मन में विचार है, अब विचारों की उत्तेजना इतनी ज़्यादा है कि मानव ने झट से उनको एक कागज़ पर लिख दिया। ये भाषा का लिखित रूप हो गया, उसे लिखित भाषा कहते हैं, जब लिखकर अपने विचार दूसरे के सामने प्रकट किया जाए। अब लिखित भाषा जो है उसकी आधारभूत इकाई वर्ण है, ठीक है। मौखिक भाषा की आधारभूत इकाई है ध्वनि, लिखित भाषा की आधारभूत इकाई है वर्ण। दूसरा हमारा जो प्रश्न है इसमें वह है लिपि। अब पीछे हमने बात की है कि मौखिक भाषा जो है उसकी आधारभूत इकाई जो है ध्वनि होती है। हम बातचीत करते समय जिन शब्दों का प्रयोग करते हैं, जो शब्द हमारे मुंह से निकलते हैं, उनका कोई आकार नहीं होता, उनका कोई आकार नहीं होता, वह तो एक ध्वनि है, एक ध्वनि को प्रकट करते हैं। अब ध्वनि को लिखने के लिए कोई न कोई चिन्ह बनाया जाता है, जैसे क, और क को लिखने के लिए, क ध्वनि है, उसको लिखने के लिए एक चिन्ह का प्रयोग करते हैं।
कोई ना कोई चिन्ह जरूर बनाएं। जो भी ध्वनि निकलती है सार्थक ध्वनि, उसको लिखने के लिए एक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। अब इन्हीं ध्वनि चिन्हों को लिपि कहते हैं। वह चिन्ह जो किसी ध्वनि को लिखने के लिए प्रयोग किया जाता है उसको लिपि कहते हैं। लिपि जो है किसी भाषा विशेष की जो ध्वनियाँ, किसी भी भाषा की ध्वनियाँ हैं, उनको लिखने का एक सुव्यवस्थित तरीका, एक व्यवस्थित तरीका जो है वह लिपि है। अब परिभाषा की बात कर लेते हैं। मौखिक ध्वनियों को लिखकर प्रकट करने के लिए जो चिन्ह प्रयोग में लाए जाते हैं उन्हें लिपि कहते हैं। मौखिक ध्वनियाँ जो मुंह से ध्वनियाँ निकली हैं, अब उनको लिखना चाहते हैं हम, लिखने के लिए कोई ना कोई चिन्ह तो प्रयोग होगा। अब जो चिन्ह हम प्रयोग करते हैं उसे लिपि कहते हैं। जैसे मैंने शब्द घर बोला है, मेरे मुख से ध्वनि निकली है घर। अब घर को लिखना है हमने, इस ध्वनि को, तो लिखने के लिए जो वर्ण है वह प्रयोग किए जाएंगे, घ और र। आगे है कुछ भाषाएं हैं, उनकी लिपियां हैं, लिखने का तरीका है, वह भाषा जो लिखी कैसे जाती है। फ्रेंच और जर्मन, दो भाषाएं आ गई, फ्रेंच और जर्मन। लिपि है इनकी रोमन। लिखने का ढंग बाईं से दाईं ओर, लेफ्ट टू राइट। दूसरी नेपाली और मराठी, दोनों की लिपि है देवनागरी। तरीका है बाईं से दाईं ओर। तीसरा अरबी, लिपि भी अरबी है। लिखने का तरीका इसका देखिए, लिखने का तरीका दाईं से बाईं ओर लिखी जाती है, राइट टू लेफ्ट। उर्दू और फारसी, लिपि फारसी, लिखने का तरीका दाईं से बाईं ओर। ये जरूर ध्यान में रखना है, लिखने का तरीका। ये प्रश्न आ जाता है कि बाईं से दाईं ओर लिखी जाने वाली कोई दो भाषाएं लिखें या दाईं से बाईं ओर लिखी जाने वाली भाषा लिखें। अगर बाईं से दाईं ओर है तो फ्रेंच, जर्मन, नेपाली, मराठी, हिंदी जो है, पंजाबी जो है, वह भाषाएं भी बाईं से दाईं ओर लिखी जाती हैं। जो दाईं से बाईं ओर लिखी जाती हैं उनमें हमारे पास अरबी, उर्दू और फारसी तीन भाषाएं आती हैं, ध्यान में रखना। हिंदी की लिपि भी देवनागरी है। नेपाली, मराठी क्या है ना यहाँ पर देवनागरी, हिंदी की लिपि भी देवनागरी ही है। आगे प्रश्न है हमारा, व्याकरण किसे कहते हैं। उदाहरण देखिए, पहले स्पष्ट हो जाएगा अपने आप। मोहन खाना खाती है, संगीता स्कूल जाता है, मेरे को पानी पिला दीजिए। अब तीनों वाक्य जो ऊपर आए हैं अशुद्ध हैं, ठीक नहीं है। पहला वाक्य मोहन जो है पुल्लिंग जो है, उसके अनुसार क्रिया जो है वह भी पुल्लिंग होनी चाहिए थी। मोहन खाना खाता है ये होना चाहिए था, पर यहाँ पर है खाती। दूसरे वाक्य में स्त्रीलिंग है, संगीता जो है स्त्रीलिंग है। अब उसी के अनुसार क्रिया होनी चाहिए थी, पर क्रिया यहाँ पर पुल्लिंग के अनुसार है, इसलिए ये गलत है। तीसरे वाक्य में जो मेरे को लिखा है वह सर्वनाम है, गलत है। गलत सर्वनाम का प्रयोग किया गया है, मुझे पानी पिला दीजिए। अब व्याकरण किसे कहते हैं। भाषा का जो शुद्ध रूप है, भाषा को सही रूप है, किस तरह से भाषा को लिखना है, उसका ज्ञान हमें व्याकरण के द्वारा होता है। व्याकरण के जो नियम है उनसे हमें शुद्ध बोलना, पढ़ना व लिखना आता है। कोई भी भाषा है उसको किस तरह बोलना है, उसका उच्चारण किस तरह करना है, उसको पढ़ना किस तरह है, लिखना किस तरह है, ये सब कुछ जो है व्याकरण में आते हैं, व्याकरण के नियमों में आता है। व्याकरण क्या है, नियमों का भंडार है। व्याकरण वह शास्त्र है, परिभाषा देखिए, व्याकरण
वह शास्त्र है जिसके द्वारा हम भाषा के नियमों को जानकर, भाषा के जो नियम हैं उनको जानकर भाषा को शुद्ध बोलना, पढ़ना व लिखना सीखते हैं। वह नियम जिसके द्वारा किसी भाषा को शुद्ध बोलना, शुद्ध पढ़ना, शुद्ध लिखना सीखते हैं, वह सभी नियम जो हैं, उस नियमों का शास्त्र जो है, उस नियमों का भंडार जो है वह क्या कहलाता है? व्याकरण कहते हैं उसे। व्याकरण के अंग, 3 अंग माने जाते हैं व्याकरण के: वर्ण विचार, शब्द विचार, वाक्य विचार। वर्ण विचार, इसमें जो वर्ण हैं उनके आकार हो गए, वर्णों के भेद हैं। वर्ण संयोग, संयोग मतलब जोड़ना, वर्णों को जोड़कर शब्द बनाना। वर्ण विच्छेद, अब शब्द हमारे पास है उसके वर्णों को अलग अलग करना, इन पर विचार किया जाता है। वर्णों के बारे में बात होती है, वर्ण विचार। शब्द विचार, उसमें शब्द आ गए, उसके भेद हैं, शब्द की उत्पत्ति बना कैसे हैं, रचना तथा रूपांतर, शब्द का रूप कैसे कैसे बदला जा सकता है। वाक्य विचार, इसमें वाक्य के भेद आ गया, विश्लेषण आ गए, संश्लेषण, वाक्य परिवर्तन, इन सभी पर विचार किया जाता है। तो ये हमारा जो आज का विषय है यहाँ पर समाप्त होता है। अब इसके प्रश्न जल्दी जल्दी से देख लेते हैं। भाषा के कितने रूप हैं, उनके नाम लिखिए। सभी को पता है भाषा के कितने रूप हैं? 2 रूप हैं, पीछे हमने किए, मौखिक और लिखित। व्याकरण के कितने अंग हैं? 3 अंग हैं: वर्ण विचार,